हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निलोत्पल कौशिक। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही खास वीडियो है। इसके अंदर मैं आप लोगों को कोई वर्कआउट नहीं करा रहा, कोई होम वर्कआउट नहीं, कुछ नहीं। इस वीडियो के अंदर हम वो बातें करेंगे जो आपको अपने वर्कआउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कोई भी एक्टिविटी कीजिए, चाहे आप पढ़ाई कीजिए, चाहे आप कोई भी गेम खेलिए, कोई भी स्पोर्ट्स, कुछ भी आप कीजिए, अगर जब तक आपको उसके बारे में नहीं मालूम, आपको उसकी टर्मिनोलॉजीज नहीं मालूम, आपको उसके रूल्स स्टैंडर्ड्स नहीं मालूम, तब तक आप उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सेम विद द वर्कआउट ऑल्सो। अगर आप एक्सरसाइज या कोई भी फिटनेस एक्टिविटी के बारे में नहीं जानते हैं, उसके टर्म्स को नहीं जानते हैं, तब तक आपके लिए उसको कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। या फिर अगर आप उसकी टर्म्स को अच्छे से जान पाते हैं तो वो चीज़ आपके लिए ईजी हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप कोई वर्कआउट डिज़ाइन कर रहे हैं, या आप किसी अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, या अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी आप कोई वर्कआउट प्लान कर रहे हैं, तो आप उस वर्कआउट प्लान को जब तक एफिशिएंटली नहीं कर सकते हैं, जब तक आपको फिटनेस टर्म्स नहीं मालूम है। आप लोग बेसिक अगर सिर्फ जिम जा रहे हैं, आपको कोई टर्म के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, बहुत बेसिक जो एक्सरसाइज होती है आप उनके बारे में बता देंगे। पर जब तक आपको प्रॉपर टर्म पता लगेंगी, आप उनका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं इस बारे में कि आपका वर्कआउट कैसे और भी एफिशिएंटली आपको रिजल्ट दे पाए। तो आज हम सिर्फ उन वर्कआउट टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि क्या उनका मतलब है और कैसे आप उनको यूज करके अपने वर्कआउट या अपने क्लाइंट के वर्कआउट को और बेटर कर सकते हैं। तो ऐसी फर्स्ट टर्म है कार्डियो। आपने इसके बारे में जरूर सुना हुआ होगा। जिम में आप लोगों ने बहुत बहुत बार इस बारे में बात की होगी कि जिम के बाद आपको कार्डियो करना चाहिए, या वीक में कुछ 1-2 दिन कार्डियो करना चाहिए। जो कार्डियो एक्चुअल में क्या होता है, कार्डियो हम लोगों की हार्ट हेल्थ से रिलेटेड होता है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा, हमारे हार्ट सिस्टम को बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ये कार्डियो वाली एक्सरसाइजेज उसी की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए होता है। हार्ट भी एक मसल है, आपको उसको ट्रेन करना होता है। कार्डियो एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है, आपको अपनी हार्ट रेट को एक टारगेट तक पहुंचाना होता है और उसी पर कुछ देर के लिए मेंटेन करना होता है। ये आप करते कैसे हैं, आप इसको रनिंग कर सकते हैं, आप क्रॉस ट्रेनर कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं। ये सब एक्सरसाइज आपको आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है। आप ट्राई करो इनको वीक में एटलीस्ट 1 या 2 बार करो। या आपकी बॉडी को फैट से कोई लेना देना नहीं है इनका, या आपकी बॉडी की मसल से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ आपकी हार्ट हेल्थ के लिए होता है। ओके, सो सेकेंड टर्म हम लोगों की है सर्किट एक्सरसाइज। देखो सर्किट एक्सरसाइज क्या होती है। सर्किट एक्सरसाइज के अंदर आप बहुत ही मिनिमम रेस्ट के बाद, जैसे 10 सेकंड रेस्ट या 15 सेकंड रेस्ट के साथ लगातार कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। वो एक्सरसाइज वेटेड भी हो सकती हैं, बॉडी वेट भी हो सकती हैं, वो एक्सरसाइज किसी भी तरह की हो सकती हैं। पर बेसिकली आप उन एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हो, 5 या 6 एक्सरसाइज बहुत थोड़े थोड़े फिक्स गैप के साथ। जैसे आपने सपोज फर्स्ट बर्पी कर ली, उसके बाद आपने 10 सेकंड रेस्ट लिया, फिर आपने माउंटेन क्लाइंबर कर लिया, फिर आपने फिर 10 सेकंड रेस्ट करा, फिर आपने बॉल स्लैम कर लिया, या फिर वॉल बॉल कर लिया, कुछ भी कर लिया। तो इसे कहते हैं सर्किट ट्रेनिंग। थर्ड टर्म होती है AMRAP। इसका मतलब क्या होता है, एज मैनी रैप्स एज पॉसिबल। इसके अंदर आप लोग क्या करते हो, आपका पूरा वर्कआउट खत्म हो गया, जैसे आज आपने कोई भी बॉडी पार्ट किया, लेग्स किए या चेस्ट किया, कोई भी बॉडी पार्ट खत्म किया, उसके बाद लास्ट में आप कोई एक एक्सरसाइज ऐसी पकड़ते हो जिसको आप जब तक परफॉर्म कर रहे हो, जब तक आपसे बिल्कुल और करने के पॉसिबल बिल्कुल आपके अंदर हिम्मत ही नहीं बची है, उसे कहते हैं AMRAP सेट। ठीक है, ये आपको किसी किसी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सपोज करो आपने चेस्ट की एक्सरसाइज करी है, तो उसके बाद लास्ट में आप पुशअप का AMRAP सेट कर सकते हो, जिसमें मान लो आप 10, 15, 20 जितने भी आप पुशअप कर पा रहे हो, उसके बाद आप एक भी ना कर पाओ, वहां तक करना होता है। ये आपकी मसल को बहुत अच्छे से पंप करता है। तो आप कभी कभी ट्रेनिंग में ये वाला सेट कर लिया कीजिए। नेक्स्ट हम लोगों की टर्म है टेम्पो। देखो टेम्पो क्या होता है, टेम्पो होता है आप अपने मूवमेंट या फिर एक्सरसाइज के मूवमेंट को कितना टाइम लेकर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस वीडियो में देखो, कर ली सारे रैप्स बहुत स्पीड से कर लिए। आप देखो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, फटाफट फटाफट सारे रैप्स मैंने इसके अंदर कर दिए हैं। यहीं आप इस दूसरी वीडियो में देखिए, इस वीडियो के अंदर आप देखोगे मैं बार मशीन को क्लोज लाया जब तब, और उसके बाद जब वापस लेके जा रहा हूँ, तो इनमें टाइम का बहुत डिफरेंस है। जब आप टाइम लेकर अपने एसेंट्रिक मोशन को कर रहे हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा एसेंट्रिक मोशन क्या होता है। जब अपने एसेंट्रिक मोशन में कुछ टाइम लगा रहे हैं तो उसे बोलते हैं टेम्पो। टेम्पो को हम जनरली सेकंड्स में कैलकुलेट करते हैं कि कितने सेकंड का टेम्पो आपने लिया। जनरली आपको हर एक्सरसाइज में टेम्पो जरूर यूज करना चाहिए। 2 से 3 सेकंड टेम्पो आपको जरूर यूज करना चाहिए। ये आपके मसल को बहुत अच्छे से पंप करता है और आपकी मसल ग्रो करने में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम लोगों की है HIIT।
HIIT मेरे हिसाब से सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है आपकी मसल ग्रोथ करने का, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने का, एंड्योरेंस बढ़ाने का और साथ ही साथ आपका फैट बर्न करने का। देखो HIIT होता क्या है? HIIT होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या करना होता है, आपको कुछ फिक्स टाइम के लिए बहुत हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज परफॉर्म करनी होती है। जैसे मान लो 30 सेकंड के लिए आपने कोई बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर लिया है, उसके बाद आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के लिए या तो कोई लो इंटेंसिटी वर्कआउट कीजिए या फिर आप उस टाइम पर रेस्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने शुरू के 30 सेकंड या 40 सेकंड या 45 सेकंड, जितनी देर का भी आपने टाइम डिसाइड किया है उतनी देर के लिए आपने मान लो बर्पी परफॉर्म कर ली। बर्पी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है। आपने 40 सेकंड कर लिया, 45 सेकंड कर ली, उसके बाद आपने 15 सेकंड का या तो सोचा रेस्ट ले लेते हैं या फिर कोई लो इंटेंसिटी वर्कआउट कर लेते हैं। सपोज आपने उसके बाद फ्रॉग जंप कर लिए 15 सेकंड के लिए या 15 सेकंड आपने रेस्ट ही ले लिया, तो ये होता है HIIT। ओके, सो नेक्स्ट टर्म हम लोगों की है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखो प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड जिम के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आप अपनी मसल ग्रो करने की बात कर रहे हैं। तो अगर आप जिम के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि आप वेट उठा रहे हैं, प्रॉपर मशीन्स, बार्स, प्लेट्स इन सबको यूज़ कर रहे हैं और आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे हैं, तो आपकी मसल ग्रो नहीं करेंगी या फिर उतनी स्पीड से नहीं करेंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बहुत सारे तरीके होते हैं। फर्स्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, सपोज आप 100 kg की बेंच कर पा रहे हैं, आप उस बेंच से एक ही रैप निकाल पा रहे हैं, तो आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड के अंदर या तो कोशिश कीजिए कि 100 kg से 2 रैप आ जाए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सपोज आप स्क्वाट्स कर पा रहे हैं 100 kg के, आप 5 रैप कर पा रहे हैं स्क्वाट्स के 100 kg के साथ, तो या तो आप क्या कोशिश करेंगे कि 100 kg से 6 रैप आ जाएं या 7 रैप आ जाएं, या फिर आप रेस्ट बिटवीन द सेट्स जो टाइम होता है उसे कम करते जाएं, या फिर आप कोशिश कर पा रहे हैं कि जो आपसे 100 kg से 5 रैप आ रहे हैं आप 110 kg से 5 रैप लाने की कोशिश करें, तभी इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू जिम। आप जब तक प्रोग्रेसिव ओवरलोड को सही से नहीं कर रहे हैं आपकी मसल ग्रो नहीं करेगी। नेक्स्ट टर्म है हम लोगों की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। देखो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज क्या होती हैं? आपने सब ने कभी ना कभी प्लैंक तो किया होगा, सभी ने किया होगा कभी ना कभी। आपको ऐसा लगता है ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है? डेफिनेटली वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो वो एक्सरसाइज जिसमें आपका बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा होता और आप सिर्फ बॉडी को होल्ड करके रखे होते हैं किसी एक सर्टेन पोजीशन के अंदर, इसे कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। प्लैंक हो गया, हम वॉल सिट करते हैं, वॉल सिट हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं, या आपकी मसल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से बढ़ा पाती हैं। नेक्स्ट टर्म हम लोगों का है सुपर सेट। तो वो सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट का मतलब ये है कि आप कोई भी 2 एक्सरसाइज बिना कोई रेस्ट के कर रहे हैं। जैसे आप इस वीडियो में देखो, इस वीडियो में मैंने क्या किया, मैंने पहले किया था अपराइट रो। अपराइट रो के आप जितने भी आपका जो टारगेट रैप रेंज है वहाँ तक आप कर रहे हैं, 8 रैप, 10 रैप, 12 जितने भी आपने किए कर लिए। उसके बाद मैं जब ये एक्सरसाइज आगे करता गया, मैंने इसी के अंदर एक्स्ट्रा वेट लगाया और फिर मैंने शुरू करा था श्रग्स। तो आप देखो मेरे अपराइट रो के अंदर और श्रग्स के अंदर बीच में कोई रेस्ट नहीं है। वो प्लेट लगाने वाले रेस्ट टाइम को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको सुपर सेट के अंदर कोई भी रेस्ट नहीं लेना होता है। इसे ही बोलते हैं सुपर सेट। इसी से रिलेटेड एक दूसरी टर्म है जिसे हम बोलते हैं जायंट सेट। जायंट सेट के अंदर क्या होता है, आप 3 एक्सरसाइज लगातार परफॉर्म करते हैं जिनके बीच में कोई भी रेस्ट नहीं होता है, उसे बोलते हैं जायंट सेट। नेक्स्ट टर्म है ROM। ROM इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं हम चाहते हैं कि उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठा पाएँ, पर जब हम ज़्यादा वेट उठाना चाहते हैं तो हम लोगों का पोस्चर गलत हो जाता है। हम लोग एक्सरसाइज को वैसे नहीं कर पाते हैं जैसे एक्चुअल में उसे किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे उस टारगेट मसल पर प्रॉपर लोड आए, प्रॉपर इम्पैक्ट पड़े। तो हम क्या करते हैं, उसे गलत करना शुरू कर देते हैं या फिर उसे सिर्फ आधा ही रैप करते हैं। बताता हूँ कैसे।
देखो रेंज ऑफ मोशन, ROM का फुल फॉर्म होता है रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन क्या होता है? हमारे जॉइंट की एबिलिटी कि वो कितना मूव कर पा रहा है। आप इस एक्सरसाइज में देखिए, जब मैं चेस्ट फ्लाई कर रहा हूं तो मेरे हाथ कहाँ तक पीछे जा रहे हैं, आगे पूरा आया और आप देखिए पीछे कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो मेरी इस वाली एक्सरसाइज के अंदर मेरे हाथों का एक्सपेंड होने की रेंज काफ़ी कम है। यहीं आप इस नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को देखिए, इस एक्सरसाइज के अंदर मेरे हाथ आप नोटिस कीजिएगा और ज़्यादा पीछे जा पा रहे हैं, तो मेरा चेस्ट ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है। मसल बनना या ना बनना हम लोगों के कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच पे ही डिपेंड करता है कि मसल कितना कॉन्ट्रैक्ट हो पा रही है, कितना स्ट्रेच हो पा रही है। तो रेंज ऑफ मोशन जब हम हमारे किसी भी मसल के एक्सरसाइज के टाइम पे बढ़ाते हैं तो हमारी मसल पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो आप जब भी कोई एक्सरसाइज की करें तो आप ध्यान रखना कि आपका रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर हो पाए, और जितना मैक्सिमम हो पाएगा उतनी ही अच्छी बात है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट टर्म है कोसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखो दो तरह के मूवमेंट होते हैं, कोसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। कोसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक मोशन में क्या फ़र्क है? कोसेंट्रिक और इसेंट्रिक मोशन हम लोगों की मसल के एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने की रेंज है। मैं बताता हूँ कैसे। जब आप बाइसेप कर्ल करते हैं, बाइसेप कर्ल आपने सब ने किया हुआ होगा, जब आप बाइसेप कर्ल कर रहे हैं तो आप डंबल या बारबेल को जब ऊपर लेकर आए, जब ऊपर लाए तो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ वो फ्लैक्स हुई और शॉर्ट हुई। अभी बाइसेप नॉर्मल है, जब आप ऊपर लाए तो वो शॉर्ट हुई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जब हम इसको नीचे लेके जा रहे हैं वापस, तो मसल एक्सपेंड हो रही है और साथ ही साथ वो लॉन्ग हो रही है, तो इसे कहते हैं एसेंट्रिक मूवमेंट। कोसेंट्रिक मूवमेंट जिसके अंदर आप जैसे मान लो ये वाली एक्सरसाइज आप देखिए, जब मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ, इस बेंच प्रेस के अंदर जब बेंच को मैं चेस्ट पर लाया नीचे, तो वो एक्सपेंड हुई मसल, स्ट्रेच हुई मसल, तो वो था एसेंट्रिक मोशन। और जब मैं उसको ऊपर लेके गया तो चेस्ट हुआ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मसल हुई शॉर्ट, ये वाला मूवमेंट है कोसेंट्रिक मोशन। कोसेंट्रिक और एसेंट्रिक मोशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मैंने आपको पहले बताया था टेम्पो के अंदर मैंने आपको कहा था आपको अपने एसेंट्रिक मोशन के अंदर टेम्पो यूज़ करना चाहिए। टेम्पो यूज़ करना चाहिए मतलब आपको अपना एसेंट्रिक मोशन कंट्रोल्ड वे में कुछ सेकंड्स में करना चाहिए, बजाय कि उसको सिर्फ ग्रेविटी के हेल्प लेकर नीचे लाने के। जैसे आप बाइसेप कर्ल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपने बारबल ऊपर उठा ली और नीचे से उसको झटके से छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। जब आप बारबल ऊपर ले आए तो आपको नीचे उसको कुछ टेम्पो के साथ लेके जाना है, वो आपकी मसल पर बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देगा। आप अपने नेक्स्ट वर्कआउट में करके देखिएगा जरूर से। ओके, सो नेक्स्ट टर्म हम लोगों की है डायनेमिक वार्म अप। देखो सॉरी, जब हम वार्म अप करते हैं तो दो तरह के वार्म अप होते हैं, पहला डायनेमिक, दूसरा स्टैटिक। डायनेमिक वार्म अप ऐसा कहा जाता है कि वर्कआउट के पहले करना चाहिए। जब आप वर्कआउट के पहले डायनेमिक कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी मसल के अंदर अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो पा रहा है और आपकी मसल या जॉइंट्स अगले आने वाले वर्कआउट के लिए रेडी हो रहे हैं। पर जब आप स्टैटिक वार्म अप करते हैं, वो जनरली वर्कआउट के लास्ट में करना चाहिए, जो कि आपकी मसल की सोरनेस खत्म करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखो जैसे मेरी ये वाली वीडियो देखिए, ये मेरा शोल्डर वर्कआउट से पहले का डायनेमिक मूवमेंट है। मैंने क्या किया, अपने शोल्डर जॉइंट्स को खोलने की कोशिश की, बहुत ही लाइट वेट से या फिर बहुत ही लो इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइज आपको लेनी है और ये आपको परफॉर्म करनी है, जिससे कि आपका बॉडी वार्म अप हो जाए नेक्स्ट आने वाले इंटेंस वर्कआउट सेशन के लिए। इसे बोलते हैं डायनेमिक मूवमेंट। इसके अंदर आपको कहीं कुछ होल्ड नहीं करना है मसल को, आपको कुछ लो इम्पैक्ट एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अगर आप बात करें स्टैटिक वर्कआउट की, स्टैटिक वार्म अप की, तो स्टैटिक वार्म अप के अंदर क्या होता है, आप वर्कआउट के लास्ट में कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिससे आपकी मसल का जो अभी सोरनेस हुआ है वर्कआउट की वजह से वो कम हो जाए। जैसे आप इस वीडियो में देखिए, मैं अपनी हैमस्ट्रिंग और लेग्स को स्ट्रेच कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये कोबरा पोज है, ये मेरी कोर मसल्स को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करता है और कुछ सेकंड होल्ड किया जाता है। जब आप कुछ सेकंड होल्ड कर रहे हैं मसल के पोस्चर को वार्म अप के टाइम पर, उन्हें बोलते हैं स्टैटिक वार्म अप। और जब आप डायनेमिक वार्म अप कर रहे हैं तो आपको मसल को होल्ड कहीं भी नहीं करना होता है।
नेक्स्ट वर्कआउट है EMOM वर्कआउट। देखो EMOM जो टर्म है वो इतनी इम्पोर्टेंट है। अगर आप बहुत अच्छे से अपना वर्कआउट प्लान कर रहे हैं तो आप EMOM को जरूर ऐड कीजिएगा। ये आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्योरली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कि आपको जाना है वेट्स लिफ्ट करना है और घर आ जाना है, तो बात अलग है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी साथ साथ एंड्योरेंस भी अच्छा रहे, स्टेमिना भी अच्छा रहे, स्ट्रेंथ भी रहे, शेप भी अच्छी रहे, तो आप ये वाले वर्कआउट जरूर से ऐड कीजिएगा। EMOM का मतलब क्या होता है? एवरी मिनट ऑन द मिनट। इसके अंदर आपको क्या करना होता है? सपोज आपने कोई भी 3 एक्सरसाइज ले ली या 4 ले ली या 5 ले ली, वो आपकी बॉडी की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। आपने कोई भी 3 एक्सरसाइज ले ली। फर्स्ट आपने ले ली बर्पी, सेकेंड आपने ले ली बॉक्स जंप, थर्ड आपने ले ली माउंटेन क्लाइंबर्स। आपने सोचा 15 मिनट EMOM करना है। EMOM कैसे करेंगे आप? आपको नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑलरेडी सेट करने होते हैं। आपने सोचा कि मैं 7 बर्पीज करूंगा, 7 बॉक्स जंप करूंगा और 30 माउंटेन क्लाइंबर करूंगा। तो आपको क्या करना है? टाइम स्टार्ट किया, आपने 7 बर्पीज मान लो 30 सेकंड में कर ली, तो जो उसी मिनट का जो 30 सेकंड आपने बर्पी करने में यूज कर दिया, बची हुई 30 सेकंड्स आपका रेस्ट टाइम है। जैसे ही सेकंड मिनट स्टार्ट होगा, आपको अपने 7 बॉक्स जंप करने हैं। आपने मान लो 7 बॉक्स जंप 40 सेकंड में कर लिए, तो जो बचे हुए 20 सेकंड्स हैं उसी मिनट के, वो आपका रेस्ट टाइम है। थर्ड मिनट आपने माउंटेन क्लाइंबर स्टार्ट किए और आपने माउंटेन क्लाइंबर मान लो 25 सेकंड्स में कर लिए 30, तो जो बचे हुए 35 सेकंड्स हैं वो आपका रेस्ट टाइम है। फिर जैसे ही 4th मिनट स्टार्ट होगा, आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है। ऐसे 15 मिनट तक आप ये पूरा प्रोसेस 5 बार कर चुके होंगे। ना तो आप ओवर एग्जर्ट होंगे कि आप रेस्ट ही नहीं ले पा रहे, और ना ही आप इतना रिलैक्स हो पाएंगे कि रेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए EMOM मेरे हिसाब से वन ऑफ द वेरी बेस्ट काइंड ऑफ वर्कआउट है। आप एक बार इस वर्कआउट को जरूर करके देखिएगा, आपको इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। ड्रॉप सेट। देखो ड्रॉप सेट क्या होता है? मान लेते हैं कि आप कर रहे हैं लेग प्रेस। लेग प्रेस में आपने कोई भी वेट लगा दिया, मान ले जो भी आपको वेट सेट सही लग रहा है, 10 रैप 12 रैप जितने भी आप करना चाह रहे हैं, वो रैप के लिए आपने वेट लगा दिया। आपने उतने रैप कर भी लिए। उसके बाद आप वेट को कम करते हैं, 30-40% तक वेट को कम करते हैं, और फिर अपने फेलियर तक AMRAP सेट परफॉर्म करते हैं। इसे बोलते हैं ड्रॉप सेट। जैसे आप मान लो बारबल कर्ल कर रहे हैं या फिर ट्राइसेप पुश डाउन कर रहे हैं। ट्राइसेप पुश डाउन में आपने 60 kg वेट लगा लिया, आपने 12 रैप्स कर लिए। अब आप उस 60 को कम करके 40 कर दीजिए और फिर बिना कोई रेस्ट के आप और सेट रैप करिए उसके, जब तक आपका फेलियर ना हो जाए। इसे बोलते हैं ड्रॉप सेट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 2 टर्म, जैसे कंपाउंड मूवमेंट, आइसोलेट मूवमेंट। कंपाउंड मूवमेंट, आइसोलेट मूवमेंट में डिफरेंस पता करना बहुत ज़रूरी है। मैंने लोगों को देखा है सालों तक जिम जाते हुए, पर वो कभी भी कंपाउंड आइसोलेट में डिफरेंस नहीं पता लगा पाए, और जब तक वो डिफरेंस नहीं पता लगा पाएंगे, वो अपने मसल में डिजायर्ड रिजल्ट कभी नहीं ले सकते हैं। तो कंपाउंड मूवमेंट और आइसोलेट मूवमेंट क्या होते हैं? कंपाउंड मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जिनके अंदर आपके 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट्स काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये वीडियो देखिए, इसे मैं बेंच प्रेस करने वाला हूं। जब मैं बेंच को लिफ्ट किया, बार को लिफ्ट किया, नीचे लाया और ऊपर ले गया, आप नोटिस कीजिए मेरे कितने जॉइंट काम कर रहे हैं। शोल्डर जॉइंट काम कर रहा है, एल्बो जॉइंट काम कर रहा है, और रिस्ट वाला जॉइंट काम नहीं करना चाहिए। 2 जॉइंट तो काम कर रहे हैं। अब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखिए, इसमें मैं डेड लिफ्ट कर रहा हूं। अब जब मैं डेडलिफ्ट में ये बार लिफ्ट किया, आप नोटिस कीजिएगा मेरे कितने जॉइंट काम कर रहे हैं इसके अंदर। नी, पेल्विक जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, 3 तो क्लियर दिख रहे हैं। तो जब भी आपके 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट्स किसी भी एक्सरसाइज में मूव कर रहे हैं, उसे बोलते हैं कंपाउंड एक्सरसाइज। सब स्क्वाट्स करते हैं, आपका नी जॉइंट काम आता है, आपका पेल्विक जॉइंट काम आता है, आपका एंकल जॉइंट काम आता है, तो इन्हें बोलते हैं कंपाउंड मूवमेंट्स। ऑन द अदर हैंड, जब आप आइसोलेट एक्सरसाइज की बात करते हैं, आइसोलेट मूवमेंट की बात करते हैं, तो आइसोलेटेड मूवमेंट के अंदर क्या होता है, आप ये देखिए,
इस फ्लाई एक्सरसाइज के अंदर आप नोटिस कीजिए मेरा कौन सा जॉइंट मूव कर रहा है। सिर्फ एक जॉइंट शोल्डर जॉइंट मूव कर रहा है, इसके अलावा मेरा कोई भी दूसरा जॉइंट मूव नहीं कर रहा। इन्हें बोलते हैं आइसोलेटेड मूवमेंट। अब देखो दोनों मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों में क्या फ़र्क है, सबसे बड़ी बात, कंपाउंड मूवमेंट जो होते हैं वो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, मसल को ग्रो करने के लिए, साथ साथ फैट बर्न करने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको अपना फैट बर्न करना है, मसल बिल्ड करनी है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपाउंड मूवमेंट। आप अपने हर रोज़ के वर्कआउट में किसी भी बॉडी पार्ट, आप चाहे चेस्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, लेग्स कर रहे हैं, शोल्डर कर रहे हैं, आप कंपाउंड मूवमेंट को जरूर ऐड करना हर रोज। आपके वर्कआउट का एटलीस्ट 50% पार्ट कंपाउंड मूवमेंट होना चाहिए, तभी आपकी मसल अच्छे से ग्रो कर पाएंगी। और ये आपको आइसोलेट मूवमेंट से पहले करना चाहिए। इसके बाद आप कीजिए आइसोलेट मूवमेंट, जो कि आपको पीक कॉन्ट्रैक्शन देने में हेल्प करता है। पर मसल तो बिल्ड आइसोलेट से नहीं, कंपाउंड मूवमेंट से ही होगी। जैसे आपने मान लो चेस्ट का वर्कआउट शुरू किया, आप बेंच प्रेस कर ली, या फिर आपने डंबल प्रेस कर लिए, इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट, किसी भी टाइप के आपने कर लिए। उसके बाद या फिर आपने बार डिप्स कर लिए, उसके बाद आप लास्ट में कर रहे हैं फ्लाई, तो वो आपको पीक कॉन्ट्रैक्शन देगा। पर शुरू में आपको कंपाउंड मूवमेंट करने चाहिए, वही आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। और ट्राई टू लिफ्ट हैवी इन कंपाउंड मूवमेंट्स, पर अपनी रैप रेंज से कम नहीं। ओके, आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कंपाउंड मूवमेंट और आइसोलेट मूवमेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेटकॉन। देखो आप लोगों ने फंक्शनल वर्कआउट के बारे में जरूर सुना होगा, या फिर आपने क्रॉसफिट वीडियोस जरूर देखी होंगी। क्रॉसफिट वीडियोस में वो बहुत सारे तरह के वर्कआउट करते हैं जो आप लोग जनरली अपने जिम में नहीं करते हैं। पर जब मैं बात करता हूँ मेटकॉन वर्कआउट की, मेटकॉन वर्कआउट क्या होता है। देखो मेटकॉन वर्कआउट के अंदर होता है मेटाबॉलिक कंडीशनिंग। इसके अंदर मोस्टली आप लोग HIIT वाले जितने भी वर्कआउट हैं उनको इसके अंदर काउंट कर सकते हैं। ये बेसिकली मेटकॉन एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। आप HIIT वर्कआउट की बात करें या फिर आप क्रॉसफिट एक्सरसाइजेस की बात करें, वो सब की सब मेटकॉन वर्कआउट के अंदर काउंट की जाती हैं। इसके अंदर आप जैसे आप मान लो वॉल बॉल हो गई, या फिर स्नैच हो गया, हैंग क्लीन हो गई, माउंटेन क्लाइंबर्स हो गए, बर्पीज हो गई, बर्पी ओवर द बार हो गए, टो टू बार हो गए, ये सारी एक्सरसाइज मेटकॉन के अंदर ही काउंट की जाती हैं। HIIT और मेटकॉन में बहुत डिफरेंस है। HIIT एक शॉर्ट रेंज टर्म है, वो मेटकॉन के अंदर कवर अपने आप हो जाती है। HIIT के बारे में आप लोगों को बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट टर्म है हम लोगों की पिलाटेस। पिलाटेस आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आजकल सुपर ट्रेंडी है पिलाटेस। पिलाटेस एक्चुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से रिलेटेड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं इसका मल्टीपल फील्ड में आपको लेकिन ये हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, ये आपकी बॉडी की कंडीशनिंग करेगा अच्छे से। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे मूवमेंट की सीरीज होती है जो कि आप लगातार परफॉर्म करते हैं। पर आप ये देखिए इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ होती है, बहुत हाई इम्पैक्ट नहीं होती है। आपको ये इतना ज़्यादा थका नहीं देंगे कि आप आउट ऑफ द ब्रेथ हो रहे हैं या ऐसा कुछ। पर इसके सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि रिफॉर्मर नाम की मशीन होती है, वो मशीन पिलाटेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब भी आप पिलाटे करेंगे आपको मशीन चाहिए होती है, इसलिए आप कभी अगर पिलाटे वाले क्लास में जाएंगे तो आप देखना आप एक मशीन हमेशा रखी हुई होगी, जितने लोग उतनी मशीन्स। और गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आप लोगों को डिफरेंस बताता हूँ कि फंक्शनल एक्टिविटीज़ और HIIT में क्या डिफरेंस है। देखो फंक्शनल एक्टिविटीज़ आपकी डे टू डे लाइफ को मिमिक करता है, जो आप डेली कर रहे हैं वो आप और बेटर कर पाएंगे अगर आप फंक्शनल एक्टिविटीज़ करते हैं। फंक्शनल एक्टिविटीज़ कोई एज के हिसाब से नहीं होती है, वो कोई भी एज का आदमी बहुत अच्छे से कर सकता है। ये प्रैक्टिस चाहिए होती है, पर उसको 60 का इंसान भी कर पाएगा, 20 का भी कर पाएगा। और ये बेसिकली कंपाउंड मूवमेंट्स होता है। मैंने आपको ये बताया था कंपाउंड मूवमेंट क्या होते हैं। ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, बस इनको करने का जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है। मतलब बेसिकली अगर आप फंक्शनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वो 1 घंटे का सेशन भी हो सकता है, 2 घंटे का सेशन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी कैपेसिटी या फिर एक्सरसाइज आज क्या क्या है। ऑन द अदर हैंड HIIT के अंदर क्या होता है, HIIT शॉर्ट स्पैन का एक्सरसाइज है। आप 20 मिनट या आधे घंटे में अपना वर्कआउट खत्म कर सकते हैं, बीच में छोटे छोटे रेस्ट लेने होते हैं, अदरवाइज ये एक्सरसाइज जल्दी हो जाती है। ये आपका एंड्योरेंस बढ़ाती हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकती हैं और आपकी स्ट्रेंथ भी थोड़ी बहुत इम्प्रूव करती है।
सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका क्या है, ये आपका मेटाबॉलिक बूस्ट करता है। आप वर्कआउट के बाद बहुत इजीली बहुत जल्दी कैलोरी बर्न कर पाते हैं अगर आप HIIT वर्कआउट करते हैं तो। HIIT वर्कआउट लेकिन हर एज के लोग आसानी से नहीं कर सकते हैं। ये डिपेंड करती है आपका फिटनेस लेवल कितना है। अगर आपका फिटनेस लेवल अच्छा है तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाएगी, पर आपका फिटनेस लेवल इतना अच्छा नहीं है तो आप HIIT वर्कआउट इतने एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में आई थिंक आप लोगों ने मुझसे काफ़ी कुछ सीखा होगा। आप जब भी अपना नेक्स्ट वर्कआउट प्लान करें, नेक्स्ट वर्कआउट बनाएं, तो आप प्लीज़ इन टर्म्स को यूज़ करके अपना वर्कआउट बनाइएगा। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप लोगों को कोई सैम्पल वर्कआउट चाहिए, कि आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वर्कआउट बना के दिखाऊँ इस तरह का, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, अपने रिव्यूज़, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। उस वीडियो में आपको ये बताऊंगा अपना वर्कआउट कैसे प्लान करना चाहिए आप लोगों को, जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिल पाए। सो थैंक यू गाइज, हैव फन।